गुज़श्ता रोज़ 23 नवंबर को जनरल बाजवा ने एक अपनी आखिरी तकरीर की, अलविदाई तकरीर। उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे कही हैं जिस पे शदीद तनकीद हुई है। उसके बाद आज 24 को जो समरी थी, वो उसके ऊपर नाम आ गए हैं जी। जनरल वो जो आसिम मुनीर शाह साहब हैं, उनका नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, और जो साहिर शमशाद हैं उनको जॉइंट चीफ के लिए समरी, और वो सदर पाकिस्तान को भिजवाई गई है। और वो लाहौर चले गए हैं। अब देखते हैं इमरान खान क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन इमरान रियाज भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनका तबसरा लेना चाहूँगा। इमरान भाई, जनरल बाजवा साहब ने कल जो आखिरी तकरीर की है, मैंने उसके कुछ पॉइंट्स लिख लिए ताकि हम उसके ऊपर थोड़ा जी, सा आप तबसरा पॉइंट हो टू जाए। पॉइंट आ जाएं। उन्होंने पहले अपनी कामयाबियाँ गिनवाई हैं इदारे की, अपना भी नाम मतलब उसमें लेते रहे। रेकोटेक, कारके का जुर्माना, फैटअप वाइट लिस्ट, फाटा का इंतजाम, बार्डर पर बाड़ लगाना, कतर से सस्ती गैस दिलाना। ये सारे इंतजामी काम नहीं थे? दुनिया का कोई फौजी सरबराह ये काम गिनवा सकता है कि ये मैंने किए हैं? मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई भी गिनवा बाढ़ सकता है। लगाने वाला एक काम देखें, वो फौज का ही था। ये सारे इंतजामी काम हैं, ये सियासतदानों को करने चाहिए थे। बहरहाल ठीक है, उन्होंने अपने मेरिट से आगे जाके काम किया, अपनी डोमेन से निकल कर काम किया, ठीक है। नहीं, फैटअप वाइट लिस्ट के वो कह रहे हैं कि जी हमारा क्रेडिट है। अगर तो फैटअप जो हम ग्रे लिस्ट में गए थे, तो वो भी तो फिर फौज के दौर में था, जनरल अब बाजवा का देखिए, दौर था। दौर फौज का ही रहता है हर वक्त पाकिस्तान में, कब तब्दील कब होता है साहब? अच्छा, दोस्त ममालिक से कर्ज़ का इजरा। अच्छा, अगर दोस्त ममालिक से कर्ज़ का इजरा जनरल बाजवा अपनी या इदारे की वो गिनवा रहे हैं कि जी हमारी कामयाबी है, तो इमरान खान का दौर का कह रहे होंगे ना। तो अभी जो 8 महीने गुजरे हैं, इसमें किसी दोस्त ममालिक ने कर्जा दिया कोई? नहीं नहीं, अभी भी इन्होंने काफ़ी मैनेज किया है। जो कर्जे रीशेड्यूल हुए हैं, थोड़ा टाइम वाइम लिया है। और उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि उसमें भी पाकिस्तान की फ़ौज ने किरदार अदा किया है, वरना पाकिस्तान की गवर्नमेंट में वो कैपेसिटी नहीं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान में जो भी अच्छा होता है ना, वो कोई ना कोई हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में जो भी बुरा होता है ना, वो हमारे सियासतदान कर रहे होते हैं। ये एक सेट पैटर्न पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के लोगों को और हम सबको सिखाया गया है। और इसी पैटर्न के ऊपर पाकिस्तानी चलते हैं कि अगर कोई अच्छा हो जाए अचानक से, यानी अगर पाकिस्तान की टीम क्रिकेट मैच भी जीत जाए, तो क्रेडिट आपको फौरी तौर पे देना चाहिए पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को। और अगर पाकिस्तान किसी जगह पे किसी भी चीज़ में नाकाम हो जाए, अगर कोई जंग भी हार जाए, तो उसका क्रेडिट आपको देना चाहिए कि जंग क्योंकि हम हार गए हैं, तो ये सियासी नाकामी है, ये कोई फौजी अस्करी नाकामी नहीं है। सही। कोरोना का मुकाबला। अच्छा, मेरे जहाँ तक याद कोरोना पड़ता के है। मुकाबले में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान पे दबाव डाल रही थी। जब इमरान खान नहीं मान रहे थे उनकी बात, तो ये सब मीडिया वालों को बुलाकर कहते थे कि इमरान खान के ऊपर दबाव डालो, उसको प्रेशराइज करो कि वो इंडिया की तरह पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा दे। तो पाकिस्तान की फ़ौज का बड़ा सतही किस्म का और बहुत फारग किस्म का इस पे एनालिसिस था। और उस वक्त जो फौजी की आदत चाह रही थी, अगर इमरान खान साहब वो कर देते, जैसे बिलावल भी जोर लगा रहे थे, शहबाज शरीफ कह रहे थे कि अल्लाह का वास्ता मुल्क को बंद कर दें, तो पाकिस्तान का हाल इंडिया से मुख्तलिफ नहीं होता। फिर हमारी इकॉनमी भी तगड़ी नहीं थी, तो हमें ज़्यादा मार पड़नी थी। एनडीएमए के उस वक्त के चेयरमैन थे जनरल अफजल, उनके ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने कोविड की मद में जो पैसा आया उसमें से गबन किए। देखिए, उसके मैंने अलावा उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया। अगर उन्होंने किया है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कानून के वो जो मुताबिक कार्रवाई स्पुतनिक होनी वाला चाहिए। अरशद शरीफ साहब ने ट्वीट किया था, स्पुतनिक वाला, उसमें तो फिर अरशद जी शरीफ हाँ साहब मारा था। बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। हमें तो जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, रिजीम चेंज से ही फुर्सत नहीं मिल रही, तो और किसी तरफ देखने का तो चांस ही नहीं मिलता। अच्छा, टिड्डी दिल का खात्मा जी वो भी फौज ने किया, उन्होंने गिनवाया। और सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयाँ, ठीक है, उसमें तो कुछ काम नज़र आया हमें थोड़ा बहुत। वतन की सरहदों का दिफा, उसमें मेरा ख्याल है शायद वो 26 फरवरी वो वाली बात कर रहे होंगे। और दहशत गर्दी का खात्मा, तो मेरा ख्याल ये जो देखिए, खबर मुझे ना आई। वो अब जो एंकर थी वहाँ पे जिन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात अनाउंस की कि मायावती। आपने दुनिया की तारीख की सबसे मुश्किल जंगों में से एक जंग आपने लड़ी है। अब मैंने जो जंग अपनी ज़िंदगी में दुनिया की तारीख में पढ़ी है ना, टॉप 5 जंगें हैं, उनमें एक तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़ी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गज़वात लड़े हैं, वो बड़े शानदार थे। फिर दुनिया की तारीख अगर टॉप 20 जंगें भी लें ना, तो पाकिस्तान की जो इंडिया के साथ जंग हुई है, वो भी नहीं आती बीच में। बड़ी बड़ी क्रूशल जंगें दुनिया ने लड़ी हैं, बड़ी बड़ी खौफनाक जंगें लड़ी हैं। और हमने तो जंगें चंद दिनों की लड़ी हैं, दुनिया ने जंगें सालों की लड़ी हैं, महीनों की लड़ी हैं। तो वो अज़रा मजाक का होगा या वैसे ही उसने बात की होगी। सुनने वालों को भी और लिखने वालों को भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि फैक्ट्स को दुरुस्त रखा जाए। खुशामद के अंदर इतना आगे ना निकलें कि यानी बूट पॉलिश कर करके घिसी जाए। सही। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा मौजू छेड़ा जो आज से पहले मेरा ख्याल है किसी आर्मी चीफ ने नहीं छेड़ा था। 71 की जंग जो हुई थी मशरकी पाकिस्तान में, फ़ौज की कारकर्दगी का जिक्र किया और कहा कि मैं हकाइक की दुरुस्तगी करना चाहता हूँ कि ये फ़ौजी नहीं, सियासी नाकामी थी। कुछ बातें उन्होंने ठीक की हैं, कुछ बातें उन्होंने गलत की हैं। देखें, 71 की जंग के अंदर पाकिस्तानी फौजियों का जो वहाँ पे डटे रहना, ये बहुत बड़ी बात थी। इंडियन फौज ने बाकायदा, उनके ऑफिसर्स ने लिखा, उन्होंने एडमिट किया कि ये अकेले थे
अपने मुल्क से सैकड़ों मील दूर थे, यानी हज़ारों मील आप समझ लें कि इंडिया को पूरे को क्रॉस करके परली तरफ बांग्लादेश था। ये अपनी सरजमीन से बहुत दूर थे, इनकी सप्लाई लाइन कटी हुई थी, ये अकेले थे, इनको कोई सहूलत मैसर नहीं थी और ये बिल्कुल एक अलग थलग जगह के ऊपर मौजूद थे। इनकी तादाद भी बहुत कम थी और ये कम तादाद होने के बावजूद फ़ौजियों ने बड़ी जिद्दारी के साथ डट कर मुकाबला किया है। ये इंडियंस ने इस बात की तारीफ़ की है, लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली जनरल बाजवा ने ये कहा कि ये एक सियासी नाकामी थी। तो उस वक्त जनरल याह्या पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल कर रहे थे। वो भी अपने फेवरेट लोगों को सियासत में लाना चाहते थे। अपनी और ज़िद और अना के हाथों मजबूर होकर उन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसा खेल खेला जो बार बार उसके बाद भी खेला जाता रहा, अभी तक खेल रहे हैं लोग। एक ऐसा उन्होंने खेल खेला जिसकी नतीजे में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। तो अब वो जो फ़ौजियों की कुर्बानियाँ और उनकी शुजात जो है, उसको आप ये कहें कि वो सिर्फ सियासी एक नाकामी थी। वो फ़ौजी तो दलेरी से ही लड़े ना बेचारे, उन्होंने तो अच्छी हिम्मत दिखाई, वो पकड़े भी गए, कई कई साल कैद करके भी वापस आए हैं, बहुत बुरे हालात भी रहे। लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि उस वक्त जो भी किया वो फ़ौजी डिक्टेटर ने किया। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? याह्या खान। इलेक्शन में ज़्यादा सीटें किसको मिली थी? मुजीब को मिली थी। वो किसको बनाना चाहते थे? भुट्टो को बनाना चाहते थे। तो जिम्मेदारी फिर किसकी हो गई? हर सियासतदान चाहता है कि उसको बड़ा ओहदा मिल जाए, लेकिन उस वक्त कंट्रोल किसके पास था? मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के पास। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने मफादात और अपने फ़ायदों के लिए कि वो आदमी आया तो मुझे सियासत से आउट कर देगा, मेरे से मेरा ओहदा छीन लेगा, मेरे इख्तियारात वापस ले लेगा। ये आदमी आया तो ये मुझे सपोर्ट करेगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये एक पपेट की तरह काम करेगा, तो मैं इसको लेकर आ जाता हूँ। इस ख्वाहिश ने इस मुल्क को तोड़ दिया। यहाँ पे हमारा नुकसान हुआ। ये फैक्चुअली गलत है और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी जर्नैल की ऐसी जरूरत नहीं हुई कि वो जनरल याह्या खान को डिफेंड करे। किसी ने उस वक्त पाकिस्तान की गई तजलील, पाकिस्तानियों का दिल तोड़ने पे, पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़े अजाब से और बहुत बड़ी तकलीफ से जो है मुब्तला करने वाले जर्नल की आज तक हमायत नहीं की। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जनरल याह्या के गुनाह जो हैं वो सियासतदानों के खाते डालने की कोशिश की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको सियासतदान ही कह रहे हो कहीं? नहीं नहीं, वो तो फौजी था। नहीं, अगर वो तो फौजी था। नहीं, इस तरह अब हम किसी और को सियासतदान कह दें तो इनको अच्छा लगेगा? एक्चुअली उसकी यूनिफॉर्म में था ना वो। सही। तो जब वो यूनिफॉर्म में था तो वो फौजी था, तो फौज का ही एक्चुअली उसके पास डंडा था और ताकत थी, वरना उसकी बात कौन मानता? या कोई वो आसमान से उतरा हुआ था, या कोई बहुत बड़ा सियासतदान था, या उसको बाद में उसको और उसकी औलाद को लोग बहुत वोट डालते हैं, बहुत बड़ी गद्दी नशीन था। उसको तो पत्थर मारे थे। ऐसा तो कोई तो पत्थर मारे थे, तो समझ जाए ना लोग उसको क्या इज्जत देते थे। तो पॉलिटिशियन वो नहीं था, वो एक डिक्टेटर था और उस डिक्टेटर ने पाकिस्तान को दो लख्त किया है। सियासतदान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पार्शली अपनी अपनी लालच के लिए, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी, मेन जिम्मेदारी उसकी। और वहाँ एक डिफीट बदकिस्मती से लेकिन हुई थी। जनरल न्याजी ने वहाँ पे हथियार गिराए थे और उसके लिए तो ऑर्डर ही मिले थे ना। ऐसा लगता है कि और कोई चारा भी कमक भी नहीं थी। ऑर्डर आपके पास 34-35 लाख, आपके पास 35,000 आपके पास बंदे रह गए हों। अब जनरल बाजवा कह रहे हैं कि इतने बंदे थे, बाकी तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। तो भुट्टो साहब कहते थे मैंने 90,000 रिहा करवाए थे। भुट्टो साहब की अपना उनका एक पॉलिटिकल नारा था। नहीं, रिहा करवाए थे तो फिर ये तस्लीम किया ना कि इतने लोग पकड़े गए थे। वही ना, ये 34। तो ये एक डिफीट थी बदकिस्मती से, और इसकी वजह हम खुद बने। बाहर वाले हमें कभी नहीं मार सकते थे। अच्छा, मेरे लिए बड़ी कंसर्निंग बात है कि इतना बड़ा बयान एक जाता हुआ आर्मी चीफ दे रहा है और पार्लियामेंट में मौजूद पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर कोई बात ही नहीं की कि जी हमारे ऊपर ब्लेम डाल, क्योंकि ये हमेशा से कहते थे ये फौजियों की नाकामी। ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये तो जरदारी की पार्टी है। पीपल्स पार्टी तो कोई और पार्टी थी, वो तो अपना रिकॉर्ड सीधा रखते थे। पीपल्स पार्टी के लोग बहुत तकलीफ में हैं बिलावल और जरदारी की हरकतों से। पीपल्स पार्टी नहीं। देखिए, पीपल्स पार्टी वो है जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बात की। एक्चुअली पीपल्स पार्टी वो बात करती थी जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बात की। ये बात करती अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिंदा होती तो। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी नहीं है। अभी जो पार्टी है वो जरदारी साहब की पार्टी है। उनका जो चेयरमैन है वो बिलावल जरदारी है और भुट्टो का या पीपल्स पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सारे लोग बेचारे मजबूरी से उसके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि कंट्रोल उनका है। कमर जमान कायरा ने कहा है बाजवा साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत हिस्टोरिक तकरीर कर दी। ठीक है, एंजॉय करें उसको। थोड़ी देर बाद पूछेंगे जब वो 29 के बाद नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद एक और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी कि जी इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का कौम ने आज तक एतराफ़ नहीं किया, जो बहुत बड़ी ज़्यादती है कौम पर डाल दी है।
कौम ने एतराफ़ नहीं किया। कौम ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। 70,000 लाशें हमने उठाई हैं अपने कंधों पे, 70 से 80,000 लाशें। उसमें आप चेक कर लें कौम कितनी है और फ़ौज कितनी है और पुलिस कितनी है। नहीं, वो 71 की बात कर रहे थे कि कौम ने एतराफ़ नहीं किया और ये बहुत बड़ी जाती है। आधा मुल्क चला गया, किस बात का एतराफ़ करें? क्या जिनकी वजह से मुल्क गया उन्होंने आज तक एतराफ़ किया है कि हम हमारी गलती है, हमारी वजह से मुल्क गया है? पहले आप ये चाहते हैं कि जो लोग वहाँ पे लड़ रहे थे या जिन्होंने वहाँ हथियार फेंक के उस दौर के अंदर देखें हमारे फौजियों ने कमाल लड़ाई लड़ी है, लेकिन हमारी हुकूमत ने ये लड़ाई हारी है। हुकूमत में कौन था? फौजी डिक्टेटर था। जब ये वहाँ से पाकिस्तान इस लड़ाई को हारा, तो हार का कोई भी वाली वारस नहीं होता। जीत को सारे सेलिब्रेट करने के लिए आ जाते हैं। आप ग्रेस के साथ अपनी हार तस्लीम करके अपनी गलतियों का आप बताएं तो सही कि यहाँ पे हमसे ये गलती हुई, यहाँ से हमसे ये गलती हुई, यहाँ से हमसे ये गलती हुई, और हम इन गलतियों के ऊपर कौम से माफ़ी मांगते हैं। हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद 2 दफ़ा फिर मार्शल लॉ लगाया इन्होंने। हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, लिहाजा कौम हमारे उन साथियों की कुर्बानियों को शाबाश दे। तो कौम ज़रूर देगी, कौम उसके बावजूद भी देती है। हालांकि ये अपनी गलती कभी नहीं मानते, लेकिन कौम इसके बावजूद अपनी फ़ौज के साथ, अपने इदारों के साथ खड़ी रहती है, बार बार खड़ी होती है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी आज के सियासी हालात पे कुछ बातें करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जी सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली दुनिया में हिंदुस्तानी अफवाज करती हैं, मगर उनके अवाम कमो बेश ही उनको तनकीद का निशाना बनाता है। इंडियन अफवाज जो है वो कश्मीरियों के ऊपर इंसानी हकूक़ की पामाली करते हैं। हम कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं समझते, अपने मुल्क में तो नहीं करते। क्या इंडिया में सियासतदानों को पकड़ के ले जाते हैं, उनके कपड़े उतार रहे हैं? क्या उनको नंगा कर रहे हैं, उनको इस तरह माशाल्लाह। टॉर्चर कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं? क्या इंडिया में 4 मरतबा मार्शल लॉ लगा? क्या इंडिया में एक नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर समरी के 6 नाम पूरी कौम को याद होते हैं? नहीं होते। क्या इंडिया के अंदर सारे डरे हुए होते हैं कि ये आएगा तो ये कर देगा, वो आएगा तो वो कर देगा? ऐसा नहीं होता। इंडियन आर्मी को उनकी सियासतदानों ने उनकी एक लिमिट के अंदर रखा हुआ है। वो उनसे सियासतदान काम लेते हैं। यहाँ पे इदारे सियासतदानों से काम लेते हैं। उनके सियासतदान तय करते हैं कि आर्मी क्या करेगी। यहाँ पे हमारे इदारे तय करते हैं कि सियासतदान क्या करेंगे। वो वीडियोस भी नहीं बनाते होंगे। ये बड़ा फ़र्क है। अब इंडियन सियासतदानों की वीडियो अगर सियासतदान ही बनाए तो बनाए, उनके इदारे तो बाहर काम करते हैं, मेरे ख्याल में उनके अंदर नहीं करते। मैं देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी फ़ौज बहुत बेहतर है। हमारी फ़ौज उनकी फ़ौज से बहुत बेहतर है, लड़ने में भी, मुकाबला करने में भी, कुर्बानी देने में भी, आगे बढ़ के बहादुरी के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर मुकाबला करने में हमारी फ़ौज सबसे बेहतर है, और इंडिया से तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कंडक्ट जो है वो फैसला करता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही? जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में 6 साल तक इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, उन पर उन्होंने कोई बात की इस खिताब में? नहीं की। अच्छा, उसके बाद खैर तस्लीम किया उन्होंने कि जी हमारी फ़ौज और जवान दिन रात मेहनत करते हैं, खिदमत करते हैं कौम की, गाए बगाए तनकीद का निशाना भी बनते हैं, और वजह भी बताई कि 70 साल से मुख्तलिफ सूरतों में हमने सियासत में मुदाखलत की जो गैर आइनी है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा बड़ी सोच विचार के बाद फरवरी 2021 में हमने फैसला किया कि आइंदा किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। देखिए, DGISI ने मार्च 2022 में मेरे ख्याल फैसला किया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरशद शरीफ की जनाजे वाले दिन जो की उसमें। इन्होंने फैसला किया था अभी। DGISI ये कह रहे थे, जनरल बाजवा कह रहे हैं कि नहीं, पिछले साल फरवरी में फैसला किया था। मेरे ख्याल में तय कर लें कि कब फ़ौज ने फैसला किया, और मुझे नहीं लगता फ़ौज ने ये फैसला किया है। ये फैसला इस कौम को करना पड़ेगा। कौन इक़्तिदार छोड़ता? कोई भी नहीं छोड़ता। इमरान खान का जाने को दिल कर रहा था? नहीं कर रहा था। क्या नवाज शरीफ का जाने को दिल कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट का जाने को दिल करेगा? नहीं करेगा। किसी का जाने को दिल नहीं करता, सबका आने को दिल करता है। ये कौम को फैसला करना होता है कि किसको आना है और किसको जाना है और किसकी क्या लिमिट है। कौम अब ये फैसला करे। नया आर्मी चीफ जो भी आ रहा है, एक अपॉइंटमेंट हो रही है ना, एक ऑफिसर है जो तैनात हो रहा है, तो उसको खुदा ना बनाएं, एक नया बुत ना तराशें, उसकी पूजा शुरू ना करें, उसको एक आम ऑफिसर की तरह लें और उसको आम ज़िंदगी गुजारने दें और अपने काम करने दें। ऐसे ही गैर सियासी होने का एक सबूत ये भी तो मिलता है ना कि इमरान खान जब से हुकूमत से बाहर आए और जितने इलेक्शन हुए उसमें 80% जीत गए। उसके पहले जीतते ही नहीं थे वो, जब तक ये सियासी थे इनके बकौल। तमाम इलेक्शन से पहले इन्होंने जो जो किया है, जितने बंदे गिरफ्तार किए हैं, जो जो कुछ करते रहे हैं, अगर ये ना करते तो वो 100% जीत जाता। मतलब बिल्कुल अपोजिट हुआ जैसे वो कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम सख्ती से कारबंद हैं, हम आपको इस पर यकीन दिलाते हैं, आइंदा मुदाखलत नहीं करेंगे। तो मुझे बताएं ना, अगर मुदाखलत नहीं की तो हमें किसने गिरफ्तार किया? मुझे तो पुलिस वाले इशारे करते थे कि वो बंदे हैं, हम तो आपको पकड़ के भी नहीं लाए। मुझे तो पुलिस वाले कहते थे आपको हम मारना भी नहीं चाहते, वो कहते थे आपको हम जगाना भी नहीं चाहते।
वो कहते थे हम तो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके साथ तस्वीर बनाना चाहते हैं, पुलिस वाले ये कहते थे। तो वो कहते हैं यहाँ पे वो उनके लोग हैं दो, तो हर पुलिस स्टेशन में 2 न्यूट्रल्स मौजूद रहते थे जो बड़ी खातर तवाज़ो करते थे। वो कहाँ से आते थे फिर अगर मुदाखलत नहीं थी? चले आप सियासतदान नहीं हैं, हम बात कर लेते हैं अदम एतमाद के बाद। यार प्रेस ठहरे, कॉन्फ्रेंस। मैं एक देखिए, मेरी एक सियासी सोच तो होनी चाहिए ना। हम्म, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरी अपनी एक सोच है। मुझे एक सियासी मौक़िफ़ रखने की वजह से, यानी मेरा मौक़िफ़ ये है ना कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, यही कहता हूँ ना। हर 2 चीज़ों के अंदर मैं फौरी तौर पे अपने आप को बैलेंस करने की बजाय मैं ये कह देता हूँ नहीं नहीं ये गलत है, नहीं नहीं ये ठीक है। तो मुझे सियासी लोग करते ना जो करना था, सियासी लोग तो मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि खान साहब, और जब मैं गिरफ्तार था उस वक्त भी मेरी टीम को, मेरी फैमिली को यकीन दिलाया सबने, इन्हीं सियासतदानों ने जिनकी हुकूमत थी पंजाब में, वफाक में, इन सब ने, वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों ने मेरे लोगों को यकीन दिलाया कि हम आपको हलफ देते हैं कि हमारा इमरान रियाज की गिरफ्तारी से और इस जुल्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मलिक अहमद ने तो आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। उससे करवाई थी बेचारे, थे उसको वज़ीर आला बनाने का दावा उसको दिया हुआ था, धोखा दिया हुआ था कि तुझे वज़ीर आला पंजाब बना देंगे। अब मलिक साहब को ये समझना चाहिए कि मेरे साथ उनकी कोई 10 साल के ताल्लुकात हैं। 10 साल से उन्होंने 2-4 दफ़ा मुझे जो बात की, मैंने उनको 1-2 दफ़ा आउट ऑफ द वे जाके मैंने उनकी, अपनी सहाफ़त में नहीं, बाहर मामला थे, मैंने उनको कहा ठीक है, मैंने उनको सपोर्ट कर दिया उस मामले में, क्योंकि हम भी शहर में रहते हैं, लोगों के मसले मसाइल आते हैं। उन्होंने कहा यार ये ऐसे नहीं, इमरान भी इसको ऐसे कर दे। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनकी बात मान ली। तो हमारा एक अच्छा ताल्लुक था। सिर्फ वज़ीर आला बनने का एक आदमी ने आपको धोखा दिया और आपने जो है वो ताल्लुक भी नहीं देखा, और आपने उठ के मेरे ऊपर बगावत के और गद्दारी के इल्ज़ामात लगा दिए, और अब आप मुझे जो है मेरे से आंखें नहीं मिला सकते। तो इन सब लोगों ने मेरे घर वालों को यकीन दिलाया, राना सनाउल्लाह ने मेरी टीम को यकीन दिलाया, वज़ीर दाखिला ने, और वज़ीर दाखिला के जो अल्फाज थे मैं आपको बता देता हूँ जो मेरी टीम ने मुझे बताए। उन्होंने बताया कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ कुछ हो रहा है ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ कोई तल्लक नहीं हैगा, लेकिन याद रखना ਜਿਹੜੇ कर रहे हैं ना बड़े डाढे लोग ने। ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज हैं, और उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ, ये बड़े डाढे लोग ने, तो इमरान साहब ਨੂੰ भी समझाओ ਤੁਸੀਂ थोड़ा। ये बात हुई। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम सख्ती से कारबंद है गैर सियासी रहने पे, लेकिन उसके बाद DDISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जी जिस दिन ये हुकूमत आई है डॉलर स्टेबल हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है। ये बलूचिस्तान में हुकूमत तब्दील हो गई थी, यहाँ रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया था, वज़ीर आज़म हाउस के बाहर जो है वो प्रिजन वैन्स पहुंच गई थी, रेड जोन को सील किसने किया था, अदालत 22 कमरे होटल में किसने लेकर दिए थे, पैसे पहुंच रहे थे सामने हमारे, जो है वो फुटेज निकालें ना, देखें जाके अदालत को दे दें वो क्या हो रहा था, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। हर एक को पता है ज़मीर के सौदे कौन कर रहा था, कैसे करवा रहा था, बंदे कैसे इधर से उधर हुए, और कौन था जो जाकर रिटायर फौजी अफसरान की तंजीमों को ये समझा रहा था कि इमरान खान बहुत बुरा आदमी था, अच्छा हुआ जान छूट गई, कौन समझा रहा था। ये सारी चीज़ें जब आप जमा करते हैं, और कौन है जो इमरान खान के साथ बैकडोर चैनल अभी तक राब्ते कर रहा है, अभी तक आज के दिन तक कौन राब्ते कर रहा है बैकडोर चैनल? अगर गैर सियासी हैं तो फिर ऐसे तो नहीं होता ना। अच्छा, 25 मई को जो कुछ हुआ था हम सब ने देखा, कितना पुलिस की कैपेसिटी से बाहर था। पुलिस कभी किसी भी तो इमरान खान ने ऐसी कुछ कहा ना। सियासी हुकूमत के लिए पुलिस इतना जुल्म कभी नहीं करती। तो खान साहब भी कहते हैं कि हमने जब कार्रवाई की कोशिश की तो पता लगा कि उन्होंने कहा जी हम गैर सियासी हैं। वो पुलिस वालों को गारंटी दी गई थी कि आपको ये हुकूमत रहती है नहीं रहती, आपको हमारी तरफ से सपोर्ट रहेगी, और वो सपोर्ट पर रही। पुलिस वालों को जो यकीन दिलाया गया था वो यकीन, उनको जो यकीन दिलाया गया था वो ठीक था। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गैर सियासी थी। फैसल वाडा को, अच्छा फैसल वाडा जो है ना वो इमरान खान साहब के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनको एक मौके पे चूज़ करना पड़ गया कि वो उनको यानी इस जगह पे खड़ा कर दिया गया कि आप या हमारे साथ हैं या आप इमरान खान के साथ हैं। तो उन्होंने कहा मैं इमरान खान को बुरा भला तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने जो कहलवाना था वो कहलवा दिया। फैसल वाडा का कोई ताल्लुक नहीं है अरशद शरीफ से, ये सब झूठ बोलते हैं। मेरा टोटल 8 महीने का ताल्लुक है अरशद शरीफ से, लेकिन बड़ा दिल का प्यारा ताल्लुक रहा इस महीने 8 महीने में। फैसल वाडा का 8-9 महीने का मैक्सिमम, यानी आप इसको लगा लें मार्च से या फरवरी से। फैसल वाडा का इतना है कि वो अभी तक उनके घर नहीं गए अफसोस करने के लिए, बस इतना ही ताल्लुक है अरशद शरीफ से उनका कि अभी तक उनके घर में अफसोस करने के लिए वो नहीं तशरीफ़ ले गए। सही। अच्छा, उसके बाद चीफ साहब ने कहा जी साइनी अमल का खैर मकदम करने की बजाय कुछ हलकों ने फ़ौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। इशारा किन की तरफ किया? नवाज शरीफ की तरफ किया उन्होंने किया था। आगे चलें। अच्छा, उसके बाद ही फ़ौज पर तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज में एहतियात हो। फिर उन्होंने जो अगली बात की वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अल्फाज में एहतियात करें वरना आपको हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना देंगे
और आपके पूरे टब्बर को NRO 2 दे देंगे। आगे चलें। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई। ये जो झूठा बयानिया कहते हैं ना साइफर को, उसके ऊपर यही आर्मी चीफ थे और यही DGI थे, इन दोनों ने जो है इसको मुदाखलत करार दिया था। ब्लेटेंट बदतरीन मुदाखलत थी ये, और इस पर मजम्मत का इजहार किया गया था और बाद में डिमार्च। अमेरिका को डिमार्च किया गया था। तो ये अगर जाली था तो फिर, और अगर अभी भी जाली है तो ले आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ला के उसको रखें। अच्छा, उसके अंदर अगर ये नहीं लिखा हुआ ना, ये नहीं लिखा हुआ, तो सबसे पहला प्रोग्राम मैं करूँगा और रोज़ इसके ऊपर बात करूँगा, अगर 2 जुमले उसमें ना हो तो। एक ये कि अगर आपने इमरान खान को तहरीक एतमाद में निकल गया हो तो आपकी तमाम गलतियाँ माफ़, और अगर ना निकला वो इसके अंदर तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। अगर ये 2 चीज़ें उसमें ना हो तो मैं जैसा कहेंगे ना वैसा करने को तैयार। ठीक। अच्छा, इसमें एक सवाल ये उठता है सेम यही अल्फाज जाली और झूठा बयानिया, ये मरियम नवाज भी कहती है, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज। देखें, ये मैं बताता हूँ एक्चुअली ये नहीं अल्फाज ये उनसे लेते हैं, ये वो इनसे लेते हैं। सर ये मिल के बनाते हैं। स्टैब्लिशमेंट ने जिस जत्थे को लाके हुकूमत में बिठाया हुआ है ना, उस जत्थे की फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है और फिर वो कंटेंट बनता है और वो शेयर हो जाता है। यानी वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल वाली बातें वो कहीं देखें, वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल तो है ना, वो तो मौजूद है और उसके असरात आपको नजर आते हैं। तो जैसे देखें वो वीडियोस आई थी इमरान खान के खिलाफ, आपके खिलाफ जो वीडियोस आती देखें, अब ये 71 वाला मामला क्यों छेड़ा जनरल बाजवा ने जाते जाते, मुझे पता क्या लगता है, ये फौज को और अवाम को मजीद दूर कर देगी ये चीज़। यानी उनको ये आइडिया था कि 71 वाले मामले के ऊपर पाक फौज जो है उसमें बड़ी हसासियत पाई जाती है। अगर इस मामले के अंदर मैं एक फैक्ट से हटकर बात करूंगा तो फैक्ट बताने के चक्कर में लोग फौज के खिलाफ बयान देंगे, और देंगे कौन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या आम पाकिस्तानी। तो फौज में और उनमें इससे क्या होगा? वो कुर्बतें तो पैदा नहीं होगी ना। आप फैक्ट ठीक करें, पहले माफ़ी मांगे कौम से कि यार हमने पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, हम नहीं कुछ कर सके। नहीं तो ये अलविदाई तकरीर थी, गैर सियासी थी, गैर सियासी हो गए थे और ये सारी तकरीर सियासी थी। उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI ने की वो भी एक सियासी तकरीर थी, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उनके तो अल्फाज बहुत सख्त हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी की हैं जो सियासी नौयत की थी और एक सियासतदान को डैमेज करने के लिए थी। नवाज शरीफ की बात पे उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मौलाना फजलुर रहमान की बात पे। देखिए, किसी और की बात पे आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस फौज का भी कसूर नहीं है, उनको करनी भी नहीं पड़ी। वजह यह कि लोगों ने उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया। फजलुर रहमान, नवाज शरीफ जो भी कहते थे, मरियम नवाज जो भी कहती थी, लोगों को परवाह ही नहीं होता था। नहीं 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 नहीं, उसकी भी तकलीफ होती थी, लेकिन उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सामने आना, लड़ने की नौबत इसलिए नहीं आती थी कि वो उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे उस बयानिए को। इमरान खान का एक्चुअली बिक गया, वो बिकने की वजह से ना वो फिर सबको सामने आकर ये करना पड़ा। इस झूठे बयानी से फरार इख्तियार कर रहा। देखें, पहले दिन से एक चीज़ इमरान खान ने की है और वो कही है कि हम गुलामी किसी की नहीं करेंगे, दोस्ती सबसे करेंगे। यही है आज भी। तो मतलब ये तो सीधा सा प्रोपेगेंडा है ना, वो भी एक आर्मी चीफ की तरफ से कि अभी परसों इमरान खान ने, बल्कि कल इंटरव्यू में दोबारा ये बात कर दी है। 19 का जो खिताब था रवाद जलसे में, उधर भी उन्होंने ये बात की और एक आर्मी चीफ खड़ा होकर ये बात। देखिए, अमेरिकन ने ना रब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, मैं आपको खबर दे देता हूँ, और अमेरिका के अंदर हुआ है, लोग भी मुझे पता है कौन है जो वहाँ थे। वहाँ बातचीत हुई है, जो बाइडन पे नहीं लेकिन वाइट हाउस के लोगों ने बात की है, और उसमें अमेरिकन को ये बावर करवा दिया गया है कि आपने एक आदमी की मुखालफत में एक कौम को अपने खिलाफ करने की गलती की है, तो आप पाकिस्तान में किसी और की बात सुनने की बजाय कौम की बात सुने। अमेरिकन के ताल्लुकात पाकिस्तानी कौम से बेहतर होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो वो भी इस बात को अब समझ रहे हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती की बजाय डेमोक्रेसी से अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाए। तो वो समझ रहे हैं, ये नहीं समझ रहे, ज़िद है, अना है। अच्छा, और उसके बाद इन्होंने कहा जी सीनियर मिलिट्री लीडरशिप के बारे में गैर मुनासिब अलकाबात से पुकारा गया। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने नाम लेके किसी के बारे में कुछ भी कहा। नहीं, इमरान खान ने किसी का भी नाम नहीं लिया, नवाज शरीफ नाम लेते रहे। उसने, इमरान खान ने न्यूट्रल कहा, उन्होंने खलाई मखलूक कहा। इमरान खान ने नाम किसी का नहीं लिया। वो ये कहते रहे, नवाज शरीफ साहब भी नाम ले लेकर 5 बंदे ये वो, इन्होंने कहा कि ये जो है मीर जाफ़र, मीर सादक, इस तरह की बातें की। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं फ़ौज को तो नहीं कहता, उन्होंने तो अपने मुंह से कहा कि मैंने तो इन भाइयों को कहा मीर जाफ़र, मीर सादक, ये अंदर के गद्दार। तो DGI ने आगे कह दिया कि वो चीफ को कहता है, कल वो फिर कह गए, मतलब जिसका मतलब उनको लगता है कि वो उनको कहते हैं, वो अपने मुंह से कह रहा है, मैं नहीं कहता, वो कहते नहीं तो सानू ही कह रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि क्या आप समझते हैं कि मुल्क में बैरूनी साजिश और फौज हाथ पे हाथ धर के बैठी रही नामुमकिन है, बल्कि गुनाह कबीरा है। तो फिर ये नहीं, साजिश, बैरूनी साजिश के ऊपर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना गुनाह कबीरा नहीं है।
गुनाह कबीरा की तादीरात पाकिस्तान के अंदर कोई सज़ा ऐसी नहीं है, और बैरूनी साजिश के ऊपर हाथ पे हाथ धर के अगर आप बैठे रहते हैं तो ये गद्दारी है, इसकी यहाँ पे सज़ा है। अमेरिकन सबसे मिलते फिर रहते हैं, हमने सब ने देखा, हर बच्चे ने देखा अमेरिकी मिल रहे हैं और वो बंदा हट जाता है, इमरान को छोड़ देता है, तो फिर वो साजिश ही सब ऑटोमेटिकली हो रहा था। सबको पता है, मानता कोई है। अच्छा जी, फ़ौज की क़यादत नामुनासिब यलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे। उसके बाद कहते हैं जी, लेकिन वसी तर मफाद में हौसले का मुज़ाहरा किया, कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया, लेकिन हर किसी को ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि सब्र की एक हद होती है। मैं अपने और फ़ौज के खिलाफ नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करने के आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है जो आपके साथ हुआ वो दरगुजर था। इस आज़म सवाती, शहबाज गिल, इस जमील कौम की फारूकी, इसकी जो है ना, जो सब्र की हद है वो इस कौम की देखें आप कितनी ज़बरदस्त है। वो आज भी कहते हैं हमें अपने इदारे से प्यार है, वो आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी देने को तैयार हैं, और कहीं कुछ ना करें, और कहीं कुछ ना करें, सिर्फ एक पल्स रिपोर्ट आती है, उसको देख लें, आपको पता चल जाएगा लोग क्या सोचते हैं। नहीं, उन्होंने वो जो छोटे छोटे बच्चे उठाए, जैसे मैंने आपको बताया था सरगोदा का लड़का, उसको उठा के ले गए, मर्चों वाला पानी पिलाया, यार उसको उठाते करंट थे, लगाया, मारते थे, करंट गालियाँ लगाते, देते नंगा थे। आपके करते। खिलाफ वीडियोस बनवाई उससे कि जी क्या जी इमरान रियाज की वीडियोस देख के मैं वो नईम आ गया मेरे ये- पास बेचारा, वो दलेर आदमी था, उसने आगे कहा जी मैं अभी कल रात नंगा था सारी रात, और मेरे से जो है ना वो इदारों ने आपका नाम निकलवाया। अब ये सब्र कौन कर रहा था, मुझे नहीं समझ आती। नहीं तो मतलब कौम को धमकी देने के लिए भी वो बता रहे हैं कि हमारे पास वसाइल और ताकत भी थी, लेकिन हमने सब्र मारो सबको, निशान इबरत बनाओ सबको। चलें एंडिंग की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा कि जी पार्टियाँ आती जाती रहती हैं, शख्स आते जाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान यहीं पे रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को तो बात नहीं की उन्होंने कहीं कि शख्स आते जाते रहेंगे, पार्टियाँ आती जाती रहेंगी अभी तो पाकिस्तान। फिलहाल वो जा रहे हैं और कोई और साहब आ रहे हैं। फ़ौज ने अपना कतार शुरू कर दिया। उम्मीद है सियासी जमातें भी रवैये पर नज़रसानी करेंगी। और फिर उन्होंने कहा जी गलतियाँ सबसे हुई देखें, हैं। मेरे ख्याल में जितनी गलतियाँ पाकिस्तान की फ़ौज ने की हैं, माजी में भी हाल में भी, अब पाकिस्तान की फ़ौज को उनसे सबक सीखना चाहिए और पाकिस्तानी कौम को फ़ैसला करने का हक़ देना चाहिए। पाकिस्तान में फौरी तौर पे इंतखाबात करवाए जाएँ, इस लड़ाई को यहीं ख़त्म किया जाए। अगर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है तो नफ़रतें मज़ीद फैलेंगी, लोग जो हैं वो अपने इदारों से ज़्यादा गिले और शिकवे कर रहे होंगे। जो सर्वे आ रहा है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिए जाएँ। पाकिस्तान इस वक्त एक इलेक्शन मांग रहा है, वरना इकॉनमी हमारी डाउन हो चुकी है, वी आर अबाउट टू कोलैप्स। तो आप पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवाइए, एक नई शुरुआत कीजिए। इस मुल्क में बड़ी कैपेसिटी है, इस मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग और इंजीनियरिंग बंद करें, ये ख्वाहिशात ख़त्म करें कि इमरान खान को आप नायल करवा देंगे बगैर किसी केस के, उसको किसी जुर्म के अंदर जेल में बंद कर देंगे, या दोबारा कोई आएगा उठेगा ग्रुप उसको गोलियां मार देगा। इन चीज़ों को सबको पसे-पुश छोड़कर पाकिस्तान के इदारों को, सियासतदानों को और लोगों को अब पाकिस्तान में एक नए इलेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए, एक नई शुरुआत करें। अच्छा, तकरीर के एंडिंग मेरे ख्याल में उन्होंने शायद बता दिया कि इदारे की सोच क्या है अपनी। वो ये कह के गए हैं कि मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इकॉनमी संगीन मुश्किलात का शिकार है, कोई एक पार्टी इस माशी बुरान से नहीं निकाल सकती, इसलिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे दूसरी बात कि 2018 में एक पार्टी जीती, उसको RTS के बहाने उसको कहा सिलेक्टेड, और 2022 में अदम एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी को हुकूमत में आने के बाद इम्पोर्टेड कहा गया। अब मुझे बताएं कि ये 3-4 बंदे हैं जो फैसले करते हैं बंद कमरों में, ये सच बोल रहे हैं, ये इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी सच बोलती हैं? लोग आप पे क्यों उंगली उठाते हैं? कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी। तो जो लोग आप पे उंगली उठाते हैं उनको वो वजह ना दें जिससे वो उंगली उठाएं। नहीं तो आपको उनको नहीं लगता कि उनके माइंड में ये है कि वो एक पार्टी इमरान खान को नहीं आने देंगे, जैसे कि सब अब आप एक बात देखें, अभी सारी पार्टियां इलेक्शन आ रही हैं 17 जुलाई वाला, क्या किसी ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया? जो हारें नहीं लगा पाए। बचा क्या है कि उसके अंदर धांधली ज़रूर बहुत कोशिश की गई, लेकिन एंड टाइम पे 2 दिन पहले इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि यार ये तो धांधली के बावजूद वो जीत रहा है इमरान खान, हाथ खड़े कर दिए और इमरान खान जीत गया। जब आप ये रवैया रखेंगे शुरू से, बीच में भी इंजीनियरिंग ना करें, एंड में भी ना करें, शुरू में भी ना करें, अब क्या ये ख्वाहिश है कि इस आदमी को अपने बैलेंस करने के लिए कि नवाज शरीफ नायल हुआ था अपनी करप्शन पे जवाब ना देने पे, तो इसको अब हर हाल में हमने नायल करना है बैलेंस करने के लिए? ये क्या तरीका है? अपनी बीवी के जो असासे उनके आए हैं बहू के, उस पर कोई बात नहीं की इन्होंने, इतना सारा कुछ कर नहीं, वो करनी भी नहीं चाहिए थी मेरे ख्याल में उनको, ये उनका दिन था, उसके अंदर ऐसा बैड टेस्ट मेरे ख्याल वो नहीं लेना चाह रहे होंगे, उनकी वाइफ भी सामने बैठी हुई थी, तो दैट्स नॉट गुड। और ये पहली दफ़ा शायद ऐसा हुआ कि यौम शुहदा की तकरीब पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा मौजूद नहीं थे।
उनके और बड़े ज़रूरी काम थे, वो लेट हो रहे थे। सबसे पहले चलें एंड करते हैं। आसिम साहब का नाम आ गया सामने, और आपके साथी भाई जो है ना वो शुरू हो गए हैं ये लिखना कि देखें, हाफिज बुत ना सैयद तराशें, मोहम्मद आसिम मुनीर पाकिस्तान में लाखों हाफ़िज़ कुरान हैं और हमने कि उनका मुसल्ला नहीं सुना हुआ, बेशुमार को कुरान पाक याद भी नहीं है। सही। और बहुत सारे लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। इस कमरे में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। जितने लोग हम बैठे हैं इनमें ज़्यादातर वो हैं जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। ये सबके अपने अपने अल्लाह के और उसके बीच के फ़ेल हैं। देखना ये है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या सोच लेकर आते हैं। जो भी है अल्लाह करे वो उसको ये समझ आ जाए कि फ़ौज ने बहुत गलतियाँ की हैं और आइंदा नहीं करनी, और आइंदा चीज़ों को खुद करने की बजाय लोगों को करने दें। लोगों को मुल्क का फ़ैसला करने दें, अपने हाथ में फ़ैसला ना रखें। नहीं, इमरान खान आर्मी चीफ लगाना चाहता था तो वो आमरीत थी, या DGISI की तब्दीली नहीं चाह रहा था तो वो आमरीत थी, सहाफ़ियों के बकौल भी सियासतदानों के। लेकिन इस शख्स को 2 दिन पहले रिटायर हो रहा है और अनाउंसमेंट कर दी है। और देखें, वो अब सारी ये दुनिया हुकूमत सब की सवाबदीद है, वो कानून के अंदर भी तब्दीली करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन एक आदमी को जब आप यूं करके लगाएंगे तो आपके कोई ना कोई तो अज़ाइम होंगे। लेकिन अब डिपेंड करता है फ़ौज के ऊपर कि वो अपने आप को बतौर इदारा इन चीज़ों से बाहर रखती है या नहीं रखती। मेरा ये मानना है कि बुत तराशने बंद करने चाहिए, बूट पॉलिश हमेशा के लिए बंद करनी चाहिए, एक नॉर्मल 22वें ग्रेड के ऑफिसर के तौर पे लेना चाहिए और उनको उनका काम करने देना चाहिए। वो अपनी डोमेन में रहकर अपना काम करें और बाकी सारे लोग अपना अपना काम करें। अपना अपना काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ जाएगा। और अगर सारे एक दूसरे के काम में जो है वो करेंगे, अपने अपने मफाद के लिए डंडियाँ मारेंगे, तो फिर वो बुरी बात। आपकी सिक्स सेंस असेसमेंट क्या है? मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं या फारिग ये हैं? डिपेंड करता है, जैसे खेलना खेलने, हम भी यहाँ पे हैं, आप भी यहाँ पे हैं, वही विक्टिमाइजेशन अगर दोबारा हो जाती है तो सबसे ठीक है, उसके लिए तैयार हैं ना सारे। अगर आपने सहाफ़ियों को दबाना है, मारना है, हमारा देखें, इस रिजीम चेंज ऑपरेशन की लड़ाई में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इमरान खान तो उल्टा मकबूल हो गया जिसका इन्होंने नुकसान किया। ठीक। सब ने अपना अपना फ़ायदा लिया, किसी ने नोरो 2 ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया। नुकसान सिर्फ हमारा हुआ, हमारा एक आदमी कम हो गया और सबसे कीमती आदमी। चलें इंशाल्लाह इस कीमती आदमी पे किसी स्पेशल टाइम पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। Thank you भाई। अल्लाह हाफिज़।